हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, जिसका नाम है आपका इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हमने पढ़ लिया ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ओम्स लॉ में एक एक्सप्रेशन पढ़ा था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। प्रोपोर्शनल का साइन हटाइए, फॉर्मूला बनता है V इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाई R। I मल्टीप्लाई बाई R, ये एक्सप्रेशन हमारा बनता है आपका ओम्स लॉ का। तो देखिए ये जो एक्सप्रेशंस है, ये जो एक्सप्रेशंस है V इज इक्वल टू I है, ये कहाँ का फॉलो हो सकता है। अगर हमने किसी सर्किट के बारे में बात करेंगे तो देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट है ये आपका। इसके अंदर से 20 वोल्ट की बैटरी है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है I इज इक्वल टू 2 एम्पियर। अब क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द रेजिस्टेंस। कोई डिवाइस लगाया हुआ है जिसका रेजिस्टेंस क्या है ये पूछा है। तो फॉर्मूला V इज इक्वल टू I R है, तो फॉर्मूला V इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाई R। I 2 एम्पियर, R नहीं पता और पोटेंशियल कितना है 20 वोल्ट, 20 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 10। तो R इज इक्वल टू 10 ओम। रेजिस्टेंस है क्या इस बैटरी का, इस डिवाइस का रेजिस्टेंस है क्या, ठीक है। इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स है काफी सारे। आप न्यूमेरिकल्स देखिए, दिखाता हूं मैं आपको। एग्जांपल पे पहले चलते हैं, एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 बिल्कुल ऐसे ही है, आप कर सकते हैं सिंपल। मैं सीधे एग्जांपल नंबर 4 पे चलता हूं, एनसीईआरटी के एग्जांपल नंबर 4 पे। एग्जांपल नंबर 4 ये कहता है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर्स इज 60 वोल्ट। एक हीटर है जिसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है PD है वो 60 वोल्ट है, 60 वोल्ट। फिर उसके बाद क्या है आपका, उसके अंदर से जो करंट फ्लो हो रहा है I फ्लो हो रहा है वो हो रहा है आपका 4 एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V वोल्ट, I कितना हो रहा है आपका 4 एम्पियर। व्हाट इज द करंट विल बी ड्रॉ, अगर उसमें से I इज इक्वल टू करंट, अगर उसमें से करंट ड्रॉ होता है उसके में से करंट कितना ड्रॉ होगा, अगर उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस वो कितना हो जाए 120 वोल्ट। 60 वोल्ट है, करंट कितना हो रहा है 4 एम्पियर। 120 वोल्ट है तो करंट कितना होगा नहीं पता। तो पहले उस हीटर का रेजिस्टेंस निकालेंगे, जो भी आपका हीटर है, आपका हीटर का रेजिस्टेंस। जब हीटर का रेजिस्टेंस निकल जाएगा, हीटर का रेजिस्टेंस निकालेंगे, V इज इक्वल टू I इनटू में R। V कितना है 60 वोल्ट, I 4 एम्पियर और R ऐसा कैसा। तो हाँ, तो देखिए बच्चों हम रेजिस्टेंस निकाल रहे थे आपका, तो ये कटेगा आपका, ये कट के कितना आएगा 12। तो R इज इक्वल टू 12 ओम। कितना रेजिस्टेंस है हमारे पास 12 ओम। तो हम क्या कर सकते हैं, अब इस हीटर का रेजिस्टेंस हमारे पास आ गया 12 ओम। तो हमारे पास इस हीटर का 120 वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस है, रेजिस्टेंस है, तो करंट निकल आएगा V इज इक्वल टू I इनटू में R। V कितना है 120, I कितना है आपका नहीं पता, R कितना है आपका 12, कितना है आपका, सॉरी कैंसिल होगा और 12 आएगा, ये आएगा 15। क्या आएगा आपका 15, मिसिंग हो गया ये 15 ओम, ठीक है ना। तो 15 आएगा, तो I इज इक्वल टू 120 अपॉन 15। 15 के टेबल से कैंसिल होगा, आएगा 8, तो I इज इक्वल टू 8 एम्पियर। समझ आया। इस तरह से हम हीटर में क्या पता लगा लेंगे, हीटर में फ्लो होने वाले करंट को हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। अब इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन आता है आपका रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस हमने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स। रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स, इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स।
और इट इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ये रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड है। तो रेजिस्टेंस है क्या और कौन कौन से फैक्टर पे अफेक्ट करता है उनके बारे में पढ़ेंगे, फिर इससे रिलेटेड 2-4 न्यूमेरिकल्स करेंगे, है ना। बात कर रहे थे रेजिस्टेंस की, किसकी बात कर रहे थे, रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस जानते हैं ना, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, which resist flow of current, flow of इलेक्ट्रिसिटी। किसके फ्लो को रोकती है वो, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को रोकता है कौन, रेजिस्टेंस, जिसका सिंबल है आर, और जो इसका सिंबल है रेजिस्टेंस का जो सिंबल है वो है कैपिटल आर, और जो इसकी यूनिट है उसे बोलते हैं ओम, है ना, ओम। अब देखिए, अब स्टार्ट करते हैं। इट डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर। पहला, इट डिपेंड्स ऑन हीट, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, इट डिपेंड्स ऑन temperature. When temperature is increased, now resistance is increased in metal. फिर when temperature is decrease, नीचे की तरफ डिक्रीज, now resistance is decreased in metals। समझ है, टेम्परेचर दूसरा फैक्टर, रेजिस्टेंस is directly proportional। बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है क्या। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसके समानांतर समान है, उसके अनुरूप है, जैसा वो व्यवहार करेगा वैसे ही है। जैसे अगर वो चीज बढ़ रही है तो ये भी बढ़ेगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर मींस रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। तीसरा फैक्टर, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। अब बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया होता है क्या होता है क्रॉस सेक्शन एरिया। देखिए, मैं बताना चाहूंगा आपको क्रॉस सेक्शन एरिया कि जैसे ये वायर है मेरी, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, तो जब भी करंट फ्लो होगा तो जिस भी मेटल से करंट फ्लो होता है उस मेटल के सरफेस के ऊपर से मूव करता है, अंदर से नहीं, मेटल के। जैसे अगर इसके ऊपर मैं पानी फैलाऊंगा तो पानी इस पेन के ऊपर फैलेगा, अंदर नहीं घुसेगा, जब तक अंदर नहीं घुसेगा, जैसे कि सील है पूरी तरीके से, तो ऊपर रहेगा। वैसे ही करंट जब फ्लो होता है तो मेटल के ऊपर से फ्लो होता है, अंदर से नहीं। तो जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो इस तरह से हम अज्यूम करते हैं कि वायर का जो ये वाला ये, क्योंकि क्रॉस तो इस वाले एरिया को कर रहा है, सरफेस को कर रहा है। अगर मैं यहाँ से इसे काट दूं तो शायद कुछ ऐसा हो जाएगा ये हिस्सा, तो इसके इस वाले एरिया को बोलते हैं क्रॉस सेक्शन, जिसे हम इसकी मोटाई भी बोल सकते हैं, इस तार की मोटाई। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया।
तो अगर क्रॉस सेक्शन एरिया, तो जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो जनरली स्फेरिकल शेप और सर्कुलर शेप का, सर्कल शेप का, तो जो सर्कल का जो एरिया होता है वही लगाते हैं पाई आर स्क्वायर। समझ आया? ये चीज याद रखना। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। कौन सा एरिया? क्रॉस सेक्शन एरिया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिख दूं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब देखो ये फैक्टर्स मिलाएंगे हम, ये दो फैक्टर कंसीडर करते हैं। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। इन दोनों को मर्ज करेंगे, मर्ज करेंगे तो एक्सप्रेशन बनेगा R इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, लगाएंगे कांस्टेंट, जिसे लगाएंगे कांस्टेंट, इसे बोलते हैं रो, लेंथ अपॉन एरिया। एक और नया फॉर्मूला बन गया, ये कहता है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो लेंथ अपॉन एरिया। रो है क्या? रो, इसे बोलते हैं रो, आर एच ओ रो, रो। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, it cannot be changed। ये it is a property of metal, it is a properties of material भी बोल सकते हैं हम, material। it is a fixed value, it is a fixed value for particular material, for पर्टिकुलर मटेरियल। और पर्टिकुलर मटेरियल की फिक्स वैल्यू होती है, रेजिस्टेंस फिक्स नंबर होते हैं। समझ है? इट डू नॉट डिपेंड्स ऑन, इट डू नॉट डिपेंड्स ऑन, इट डू नॉट डिपेंड्स ऑन एनी फैक्टर, ऑन एनी फैक्टर, ऑन एनी फैक्टर, किसी भी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती। समझ आया? रो एक गिवन होगा, जैसे आयरन दे दिया तो आयरन की कुछ फिक्स वैल्यू होगी, रेजिस्टिविटी, ये इस तरीके से है ना। तो ये नया एक्सप्रेशन हमारे पास ये आ गया। समझ आया? अब इससे रिलेटेड हम आपको न्यूमेरिकल्स करते हैं, इससे रिलेटेड इस न्यूमेरिकल है आपका, इसी से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल। एग्जांपल नंबर 4 एनसीईआरटी के अंदर आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो इसे कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्सपेंड करके, रो आर इज इक्वल टू रो लेंथ अपॉन में पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। देखो इसका मतलब इन दोनों चीजों को बता रहा हूं, अगर किसी भी वैल्यू की लेंथ को बढ़ाते चलो उसके अंदर क्या इंक्रीज होने लगेगा? रेजिस्टेंस। क्या इंक्रीज होने लगेगा? रेजिस्टेंस। और किसी भी वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसकी मोटाई, जितनी मोटाई बढ़ाते जाओगे उसमें रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है मतलब उसकी मोटाई कम है तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। समझ आया? और रेजिस्टेंस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल में जितना ज्यादा होगा उसके साथ उसमें क्या जनरेट होने लगेगी? हीट जनरेट होने लगती है। क्या जनरेट होने लगती है? हीट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। अब मैं इसी के जो आपका ये जो कंटेंट है आपका, इसके बाद ये ब्लू क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी के ब्लू क्वेश्चंस। तो ब्लू क्वेश्चंस एक बार आप देख रहे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट ब्लू क्वेश्चंस हैं। उसके अंदर कुछ क्वेश्चन कंटेंट है इसी से रिलेटेड आपका, तो ये क्वेश्चंस भी कर रहे हैं और ब्लू क्वेश्चंस भी कर रहे हैं। फिर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे थे यहाँ पर। तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर दो तरह का अरेंजमेंट होता है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है रेजिस्टेंस। क्या इंपॉर्टेंट है? रेजिस्टेंस। देखिए अगर मैं यहाँ सर्किट बना लूं, अब एक ही तो होगा नहीं, सर्किट में तो दो तीन अरेंजमेंट होंगे। हो सकता है ऐसे हो या हो सकता है ऐसे हो और ऐसे भी हो सकता है।
ये 3 तरह के अलग सर्किट। ये सिंपल सर्किट है, जिसे आप सिंपल सर्किट मान अभी तक पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लासेस में, जिसमें एक रेजिस्टेंस है उसे बोलते हैं सिंपल सर्किट, जिसमें एक से ज्यादा है, एक से जिसमें एक सर्किट है, एक रेजिस्टेंस है, जिसमें रेजिस्टेंस कितना है आपका, एक है आपका, इसे बोलते हैं हम सिंपल सर्किट। और जिसमें एक से ज्यादा रेजिस्टेंस है, जैसे हो सकता है दो हो सकता है 4, तो इसे बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं आपका कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में 3 तरह के आते हैं, इसे बोलते हैं सीरीज, इसे बोलते हैं पैरेलल, इसे बोलते हैं मिक्स्ड। ये तीनों तरह के अलग अलग सर्किट्स हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। और न्यूमेरिकल भी करें तो कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे एक्सरसाइज के स्टार्ट लास्ट में आपको। तो इस तरह की चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल आते ही आता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपका रेजिस्टेंस का।